गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कक्षा 10 का मैथ। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हम लोग शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि बोर्ड ने आपको सिलेबस क्या दिया है। जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस का एग्ज़ाम में वैल्यू क्या है। सिलेबस जो दिया गया उस सिलेबस में किस टॉपिक से एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि सिलेबस की पूरी तरह से हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमको कौन सा सिलेबस पढ़ना है। उन सिलेबस में भी बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सी चीज़ें आती हैं और कितने वेटेज की आती हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को पैटर्न सेट करना होता है कि जो हम लोगों ने कोर्स देखा, जो अपना सब्जेक्ट का कोर्स देखा, उस कोर्स को हम पढ़ेंगे कैसे। तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से हम लोग उसका विभाजन करते हैं, जिससे सुविधाजनक तरीके से हम समय से पूरे कोर्स को आराम से पढ़ लें, उसमें रिवीजन भी हो जाए, आंसर सॉल्विंग भी हो जाए। तो 10 में जो आपका कोर्स डिसाइड किया गया है उसमें जो पहला पार्ट आपका आता है वो आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में केवल एक चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, जो 5 नंबर का आता है बोर्ड में, 5 मार्क्स का होता है। तो जो पहला टॉपिक आपका आता है बोर्ड के लिए वो आता है रियल नंबर। फाइव मार्क्स का होता है वास्तविक संख्या। दूसरा जो टॉपिक बोर्ड आपके मैथ के कोर्स का है वो है अलजेब्रा का, बीजगणित। एटीन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसमें 4 टॉपिक आपको पढ़ने रहते हैं। पहला टॉपिक जो इसमें आपको पढ़ना है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुपद। दूसरा टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। दूसरा टॉपिक जो आता है अलजेब्रा में हमारा वो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तीसरा टॉपिक हमारा आता है द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चौथा जो टॉपिक इसमें पढ़ना रहता है वो पढ़ना रहता है समांतर श्रेणियां। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इन 2 टॉपिकों का वेटेज आपने जान लिया। इन 2 टॉपिकों के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ये आप जान लिया। तीसरा टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना होता है वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक।
तीसरा टॉपिक बोर्ड में जो आपका है वो है निर्देशांक ज्यामिति। फाइव मार्क्स का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। चौथा टॉपिक जो आपका आता है वो आता है आपका त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये 12 मार्क्स का टॉपिक होता है। 3 चैप्टर इसके अंतर्गत होते हैं। पहला तो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। और तीसरा होता है ऊंचाइयां और दूरी। तो 3 टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़ने होते हैं त्रिकोणमिति के। पहला होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। और तीसरा हमको पढ़ना होता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। पांचवा टॉपिक हमको फिर से ज्यामिति का पढ़ना होता है। ज्यामिति का ये भी आपका 12 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपके 3 टॉपिक आते हैं, त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं। ट्रायंगल, सर्कल एंड कंस्ट्रक्शंस। इसमें त्रिभुज, सर्कल और कंस्ट्रक्शंस। त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं, ये 3 टॉपिक आते हैं ज्यामिति के अंतर्गत, जो 12 मार्क्स के होते हैं। फिर आपको पढ़ना रहता है, अगला जो टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। आठ मार्क्स का टॉपिक होता है, 8 मार्क्स का टॉपिक होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एक तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आप पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आकृतियों के पढ़ेंगे। उन आकृतियों में घन, घनाभ, लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय शंकु, अर्धगोला और गोला, ये आपको पढ़ना है मेंसुरेशन के अंतर्गत। फिर एक टॉपिक आपका बचता है, लास्ट टॉपिक जो आपसे पूछा जाता है वो 10 मार्क्स का टॉपिक होता है। उसमें 2 चैप्टर रहते हैं, एक होता है प्रायिकता और दूसरी होती है सांख्यिकी। अगला जो टॉपिक आपका है वो टॉपिक है आपका 7th टॉपिक। इसमें आपको पढ़नी होती है सांख्यिकी और प्रायिकता। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 10 मार्क्स का टॉपिक होता है बोर्ड में। इस तरह से आपका जो कोर्स है, कोर्स का डिवीजन हम लोग 7 पार्ट में करेंगे।
और हर पार्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं ये आप समझ गए। अब हम लोगों को अपने कोर्स का अरेंजमेंट करना है अपने सुविधा के हिसाब से कि हम अच्छे से समय से पूरे कोर्स को थारोली पढ़ सकें, उसका एप्लीकेशन जान सकें और बोर्ड में अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। बच्चों, क्योंकि आप अभी छुट्टी से आए हो, काफ़ी समय से आप दूर हुए होगे, उसे पढ़ना चाहिए आपको घर पे। तो ऐसा टॉपिक हम लोग उठाते हैं जो हमारे वार्म अप टॉपिक होंगे, कि मतलब वो टॉपिक ख़त्म होते होते आप पूरे फ्लो में आ जाएं, फिर हम लोग पूरी तरह से मैथ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखिए, टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे, पहले 2 टॉपिक उनको जान लीजिए। पहला टॉपिक तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, 5 मार्क्स का टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी और प्रायिकता, जो 10 मार्क्स का टॉपिक है। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं आज, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, 2 शब्द हैं, निर्देशांक और ज्यामिति। निर्देशांक जो होगा वो पोजीशन बताता है, ज्यामिति स्ट्रक्चर बताता है। तो निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, वो ज्यामिति जो आकृतियां होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अलजेब्रिक टूल्स के द्वारा, ये बताती है। बीजगणित के द्वारा हम ज्यामितीय आकृतियों को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं ये बताती है हमारी निर्देशांक ज्यामिति। अलजेब्रिक टूल्स के एप्लीकेशन के द्वारा आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज्यामिति को, ये होता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में पहला ही शब्द है निर्देशांक। तो पहले जानते हैं कि निर्देशांक होता क्या है और निर्देशांक लिखते कैसे हैं। हालांकि इस चीज को आप 9th में सीखे हैं और वहां बढ़िया से आपको बताया गया है कि निर्देशांक क्या होता है, कैसे उसको लिखते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग एक बार देखते चलेंगे। कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। निर्देशांक कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को बताता है। कोई बिंदु है, उस बिंदु की स्थिति कार्तीय तल में क्या है ये बताता है निर्देशांक। निर्देशांक को लिखने के लिए निर्देशांक किसी बिंदु का होता है। मान लीजिए आपका कोई बिंदु है ए, इसका आपको निर्देशांक लिखना है। तो निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो निर्देशांक को छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं और कार्तीय तल में हम बिंदु की स्थिति को दर्शाएंगे अपनी कार्तीय तल की स्थिति के हिसाब से। हमारा कार्तीय तल कै दिशात्मक है। तो जैसे हमारा बोर्ड है, बोर्ड में हमको बिंदु ए की स्थिति को दर्शाना है, तो बोर्ड हमारा द्विदिशात्मक है, डाई डायमेंशनल है। एक तो डायमेंशन है इसकी ऊपर नीचे की, ऊपर नीचे की। इस डायमेंशन को जो रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं वाई एक्सिस, मतलब हमारी अप डाउन डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। दूसरी जो दिशा होगी हमारी
लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, इसको जो रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं एक्स एक्सिस। तो कोई भी किसी भी बिंदु का जब निर्देशांक आपको लिखना होगा तो उस समय वह बिंदु एक्स अक्ष पर कितना विस्थापन तय किया है और वाई अक्ष पर कितना विस्थापन तय किया है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। अब जो एक्स अक्ष का विस्थापन होता है उससे ब्रैकेट में पहले लिखा जाता है, फिर कामा लगाया जाता है, फिर वाई अक्ष का जो विस्थापन होता है उसे बाद में लिखा जाता है और हमारे बिंदु का निर्देशांक बन जाता है। तो निर्देशांक लिखने के लिए हम लोग छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, फिर एक्स अक्ष का विस्थापन लिखते हैं, फिर वाई अक्ष का विस्थापन लिखते हैं। तो कोई भी बिंदु का निर्देशांक अगर होगा तो छोटे ब्रैकेट में बंद होगा और 2 डिजिट होंगे, दोनों के बीच में कामा लगा होगा। पहली डिजिट जो एक्स है यहां पर, ये पहली डिजिट शो करेगी एक्स अक्ष पर विस्थापन को, जो दूसरी डिजिट है ये शो करेगी वाई अक्ष पर विस्थापन को, जो एक्स अक्ष का पर विस्थापन होता है इसे भुज भी कहते हैं, ऑब्सिसा, और जो वाई अक्ष पर विस्थापन होता है इसे कोट भी कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं। तो किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, उस निर्देशांक में जो डिजिट हैं वो क्या प्रदर्शित करती हैं, क्या बताती हैं, इस बात को आपने सीख लिया। किसी बिंदु का निर्देशांक आपको लिखना हो तो आप छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, एक्स अक्ष पर जो आपका विस्थापन मिला होगा उसको पहले लिखेंगे, कामा लगाएंगे, वाई अक्ष पर जो विस्थापन मिला होगा उसको बाद में लिखेंगे, और जो एक्स अक्ष का विस्थापन होता है इसी को भुज कहते हैं, ऑब्सिसा, और जो वाई अक्ष पर विस्थापन होता है इसी को कोट कहते हैं, ऑर्डिनेट। आगे हम लोग देखते हैं 9th में आपने देखा होगा कि आपको किसी बिंदु का निर्देशांक दिया गया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि एक्स अक्ष का विस्थापन इसमें क्या है, वाई अक्ष का विस्थापन इसमें क्या है, भुज क्या है और कोटि क्या है। तो आपने जो पहली डिजिट थी उसी को बताया होगा कि ये एक्स अक्ष का विस्थापन है, और जो दूसरी डिजिट थी उसको बताया होगा कि ये वाई अक्ष का विस्थापन है। अगर भुज पूछा होगा तो पहली ही डिजिट को आपने भुज भी बता दिया होगा, और कोटि पूछा होगा तो दूसरी डिजिट को आपने कोटि बताया होगा। अब ये रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं कार्तीय तल में, इनको प्रदर्शित बिंदुओं को, बिंदु के निर्देशांकों को, बिंदु को हम कार्तीय तल में प्रदर्शित कैसे करते हैं ये सीखते हैं। कार्तीय तल में 2 डायरेक्शन, एक तो अप टू डाउन वाई एक्सिस, एक लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही आपका मूल बिंदु वर्जिन होता है। कार्तीय तल में जो भी विस्थापन हम तय करते हैं हम यहीं से शुरू करते हैं।
यहीं से हम कार्तीय तल में कोई भी विस्थापन शुरू करते हैं। अब हम कार्तीय तल में दो तरह से जा सकते हैं, या तो बाएं से दाएं जाएं एक्स अक्ष पे, या तो ऊपर से नीचे जाएं वाई अक्ष पर। देखें ये जो दोनों एक्सिस हैं, इन दोनों एक्सिस ने हमारे पूरे कार्तीय तल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब प्रत्येक पार्ट को कहा गया क्वाड्रेंट। मतलब ये है कि जो हमारे दोनों अक्ष हैं, इन दोनों अक्षों ने हमारे पूरे कार्तीय तल को 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया, और प्रत्येक भाग कहलाएगा चतुर्थांश। प्रत्येक भाग इसका चतुर्थांश कहलाएगा। यह भी चतुर्थांश है, यह भी चतुर्थांश है, यह भी चतुर्थांश है, और यह भी चतुर्थांश है। अब इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। फिर हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। ये आपका हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। तो चतुर्थांश जो हो गए, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ हो गया। 4 चतुर्थांश हैं। अब इन चतुर्थांशों में से किसी एक चतुर्थांश में आपका पॉइंट होगा, आपका बिंदु होगा। तो आपका बिंदु कैसे किस चतुर्थांश में है, इस बात को आपने 9th में पढ़ा है। लेकिन एक बार आप यहां देखें, जब हम लोग डायरेक्शन लेते थे तो डायरेक्शन वर्जिन से लेते हैं, मूल बिंदु से लेते हैं, और साइन जो होता है वो अभी यहीं से डिसाइड होता है। तो अगर हम x अक्ष पर विस्थापन ट्रेवल कर रहे हैं, विस्थापन तय कर रहे हैं, तो मूल बिंदु से अगर दाएं तरफ हम x अक्ष पर विस्थापन तय कर रहे हैं, तो उस विस्थापन का जो चिन्ह होगा वो धन होगा, उस विस्थापन का साइन पॉजिटिव होगा। अगर हम मूल बिंदु से बाएं ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो विस्थापन हमको मिलेगी, उस विस्थापन का चिन्ह हमारा ऋण होगा, निगेटिव होगा। अगर हम मूल बिंदु से ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो विस्थापन हमको मिला, वह विस्थापन का साइन हमारा पॉजिटिव होगा, धन होगा। अगर हम मूल बिंदु से नीचे ट्रेवल कर रहे हैं, वर्जिन से नीचे आ रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो जो विस्थापन मिलेगी वो मिलेगी निगेटिव। अब आप ध्यान से देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप निर्देशांक कैसे लिखते हैं, पहले x वाला फिर y वाला। तो यहां देखें x वाला पहले के नीचे, x वाला पॉजिटिव है तो इसका साइन पॉजिटिव हो गया, y वाला भी पॉजिटिव है तो इसका साइन पॉजिटिव हो गया। तो पहले का साइन हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, बताया गया था आपको। यहां ध्यान से देखें एक बार फिर से, पहले x लिखते हैं तो x से क्या मिल रहा है, निगेटिव, फिर y पॉजिटिव, इसका साइन मिल गया निगेटिव टू पॉजिटिव। यहां इसी प्रकार देख लीजिए, यहां मिलेगा निगेटिव निगेटिव, यहां देख लीजिए यहां मिलेगा पॉजिटिव निगेटिव। बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, पहले x का फिर y का। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो मान लीजिए आपको बताया गया था कि मान लीजिए कि कोई बिंदु है, आपसे कहा जाए कि एक बिंदु का निर्देशांक है 2, और आप बताइए कि इसके किस चतुर्थांश में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप इसके साइन चेक करेंगे, पहले का साइन है प्लस और दूसरे का साइन है माइनस। आप देखें प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है, तो प्लस माइनस आपका है फोर्थ चतुर्थांश में। तो आप बता देंगे कि ये जो हमारा बिंदु है ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में स्थित है। इसी तरह से जो भी बिंदु मिलेंगे उनको आप बताएंगे।
देखिए, अब बिंदु के रिप्रेजेंटेशन में एक समस्या आएगी। अगर जो आपका निर्देशांक है उसकी कोई डिजिट जीरो हो, अगर जो निर्देशांक दिया गया है आपको उस निर्देशांक की कोई एक डिजिट जीरो हो और आपसे ये कहा जाए कि वो कहाँ रहेगा, कहाँ लाई करेगा, उसको प्रदर्शित कीजिए, तब आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक आपको दे दिया किसी बिंदु का निर्देशांक 3, 0 और एक और बिंदु दे दिया, उसका निर्देशांक आपको दे दिया 0, A और आपसे ये कहा गया कि इन दोनों बिंदुओं की कार्तीय तल में स्थिति बताइए। कार्तीय तल में इन दोनों बिंदुओं की स्थिति कहाँ है, ये आप बताइए। तो हम लोग साइन पे आते हैं, इसके चिन्ह पे, तो ये तो पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव निगेटिव की कोई बात नहीं होती जीरो के साथ। इसका मतलब दोनों साइन नहीं मिले तो ये कहीं किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा, चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा। ठीक, विस्थापन x पे मिल रहा, y पे नहीं मिल रहा है, तो सीधे सीधे ये आप समझिए कि अगर ये चतुर्थांश में नहीं है तब ये अक्ष पे होगा। अगर कार्तीय तल में कोई बिंदु चतुर्थांश पर नहीं है तो वो अक्ष पर होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये किस अक्ष पर होगा, तो ये बताएगा आपको जीरो। जीरो दूसरा वाला है, मतलब y अक्ष का विस्थापन जीरो है, y अक्ष का विस्थापन जीरो है। इसका मतलब हम लोग y अक्ष पे चल ही नहीं रहे हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। y अक्ष का विस्थापन जीरो है, इसका मतलब y अक्ष पे बढ़ना ही नहीं है, y अक्ष पे एकदम चलना ही नहीं है। जब y अक्ष पर आप चलेंगे ही नहीं तो आपके पास केवल एक अक्ष बचेगा, कौन सा, x अक्ष। तो इस बिंदु की स्थिति होगी x अक्ष पर। इस बिंदु की स्थिति होगी x अक्ष पर। सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई होगा और इस बिंदु की स्थिति हो जाएगी y अक्ष पर। अब देखिए, अब ये आपने कहा कि जब हम लोग x अक्ष पे चल रहे थे तो x अक्ष पर y का कोई विस्थापन मिल ही नहीं रहा था। इसका मतलब y इक्वल टू जीरो था x अक्ष पर। यही x अक्ष का समीकरण भी हो जाता है, यही हो जाता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। यही x अक्ष का समीकरण भी हो गया। इसका मतलब अगर कहीं भी आपको y इक्वल टू जीरो दिया है तो आप समझ जाइए कि हमारा ये x अक्ष को शो कर रहा है। x इक्वल टू जीरो निर्देशांक ज्यामिति में y इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो निर्देशांक ज्यामिति में x अक्ष को शो कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। y अक्ष पर हम लोग x पर कोई ट्रेवल कर नहीं रहे हैं, x पे कोई भी डिस्टेंस, y अक्ष हम लोग वर्जिन के सीधे चल रहे हैं, ना इधर आ रहे हैं ना इधर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ प्रॉपर हमेशा x इक्वल टू जीरो मिल रहा है, x इक्वल टू जीरो मिल रहा है। इसका मतलब क्या, यही रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस को, तो यही हो जाता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y अक्ष का समीकरण। तो अगर कहीं x बराबर जीरो दिया है निर्देशांक ज्यामिति में तो आप समझ जाइए कि ये
x इक्वल टू 0 y अक्ष के समीकरण को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, अब हम लोग अपने मेन कोर्स की बात करते हैं। अब तक इतनी बातें जानना हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आता है, आपको पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन बात पे। कोर्स ने जो आपके लिए डिसाइड किया है पहला पॉइंट, इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहला टॉपिक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग को जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है, उसमें से पहला बिंदु मान लीजिए x है, a है। इसका जो निर्देशांक है वो है x1, y1। इसका जो निर्देशांक हमको दिया गया है वो दिया गया है x1, y1। दूसरा बिंदु हम लोग मान लेते हैं कि हमारा है b, जिसका निर्देशांक हमको मालूम है x2, y2। अब इसके बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, इनके बीच की दूरी को a भी बोलेंगे और आप इसको d भी बोल सकते हो। इसका जो फार्मूला होता है इसकी दूरी का, वो होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, जिससे आपको याद रखना है हमेशा। पहला बिंदु x1 y1 मानते हैं, दूसरा बिंदु x2 y2 मानते हैं। इनके बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, दो चीजें और पढ़ ली इसकी। ये तो फार्मूला आपको याद हो गया। अब ये फार्मूला आया कैसे, ये पढ़ लेते हैं। फिर इसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं ये पढ़ लेते हैं। इस फार्मूले का प्रूफ पढ़ते हैं। ये फार्मूला आया कैसे, बना कैसे, ये देखते हैं। मान लीजिए दो बिंदु हैं अपने A। पहला बिंदु है जिसका निर्देशांक आपने माना था x1 y1, कोऑर्डिनेट आपने माना था इसका x1 y1। दूसरा बिंदु आपने माना था, दूसरा पॉइंट आपने माना था B,
इसका कोऑर्डिनेट आपने माना था x2 y2। इसकी कार्तीय तल में स्थिति देखते हैं। ये आपका y एक्सिस y डैश, ये आपका x एक्सिस x डैश, ये दोनों जहां मिले ये आपका वर्जिन हो गया O। अब देखें दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। मान लीजिए आपका जो पॉइंट A है ये यहां पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1। जो दूसरा कोऑर्डिनेट है पॉइंट है B यहां पर, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इनके बीच की जो दूरी है ये आपको निकालनी है, इनके बीच की दूरी को आपको निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सिस पे इन दोनों की स्थिति को शो करेंगे, दोनों पॉइंट के। पहले पॉइंट की स्थिति को अगर हम एक्सिस पे शो करेंगे, अक्षों पर शो करेंगे, तो क्या करेंगे, यहां से एक लंब रेखा परपेंडिकुलर आप डालेंगे एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर आप डालेंगे वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर आपने डाला वह बताया कि यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है, मतलब इस पॉइंट में एक्स अक्ष पर कितना विस्थापन तय किया गया है वह ये बताएगा। मूल बिंदु से विस्थापन तय किया जाता है, तो मूल बिंदु से जहां पर इसने काटा इतना विस्थापन एक्स अक्ष पर तय किया गया था, और एक्स अक्ष पर तय किया गया विस्थापन है x1। इसी तरह से यहां देखते हैं, जो आपने परपेंडिकुलर डाला y अक्ष पर, जो आपने लंब डाला y अक्ष पर, यह बताएगा कि इस पॉइंट में, इस पॉइंट के निर्देशांक में y अक्ष पर तय किया गया विस्थापन यहां तक है, तो विस्थापन आप वर्जिन से तय करते हैं, तो ये विस्थापन हो गया आपका y1। दूसरे वाले को इसी तरह से कर लेते हैं। तो दूसरे वाले में ये हो जाएगा x1 x2 और ये हो जाएगा y2। यहां जगह नहीं है तो इसके ये पैरेलल है तो यहां डाल देते हैं, ये हो जाएगा आपका y2, या इधर ही डाल लो, ये हो गया आपका y2, यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। अब हमको ए बी डिस्टेंस निकालनी है, तो बी से एक परपेंडिकुलर रेखा डालिए। ये मान लीजिए ये पॉइंट हो गया आपका सी। तो आपको एक ट्रायंगल मिल गया, ए सी बी। सी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो आपको त्रिभुज मिला वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण निकालना है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने के लिए आपको आधार और लंब चाहिए। आधार लंब कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पर, लेकिन त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे आधार और लंब का जो डिसाइड करते हैं वो एंगल से करते हैं, कर्ण फिक्स होता है। ये डिस्टेंस हमको BC चाहिए,
टोटल डिस्टेंस x1 है, इसमें से अगर हम ये x2 डिस्टेंस घटा देंगे तो हमारी ये डिस्टेंस बच जाएगी x1 माइनस x2। इसी तरह से ऊपर वाले को करते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारी y1 है और नीचे की डिस्टेंस हमारी y2 है। तो अगर हम y1 में से y2 घटा देंगे तो हमको बच जाएगा AC। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे ट्रायंगल ACB में। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहां से आपको AB निकालनी थी, तो AB इक्वल टू यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इट इज योर डिस्टेंस फार्मूला। यह आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्टेंस फार्मूला है क्या, इसको हम लोगों ने याद कर लिया कि दो बिंदु अगर हैं उनके बीच की दूरी आपको निकालनी है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले बिंदु को आप मानेंगे x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को मानेंगे x2 y2, और उनके बीच का जो डिस्टेंस फार्मूला है वो लगाएंगे d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आया कहाँ से ये भी जान गए। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। इसको अप्लाई हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को कैसे करते हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। A कामा A और एंड माइनस A कामा A के बीच की दूरी हमको निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A कामा A एंड माइनस A कामा A। ये दो बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी हमको निकालना है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं, बिंदु पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारा A कामा A, दूसरा पॉइंट लेते हैं माइनस A कामा A। कहा क्या गया था हम लोगों ने, हम लोगों ने कहा था पहले पॉइंट को हम x1 y1 डिनोट करते हैं, दूसरे पॉइंट को हम लिखते हैं x2 y2। अब अपना डिस्टेंस फार्मूला डालते हैं, d इक्वल टू अंडर रूट
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू अंडर रूट, अब देखते हैं x1 के नीचे a है, a, फिर माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस y1 के नीचे a माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये हो गया d इक्वल टू अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। 0 खत्म हो गया, 0 का एडिशन किसी में करेंगे तो वह डिजिट चेंज नहीं होगी, और आपका जो बचेगा वो बचेगा d इक्वल टू अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, तो d इक्वल टू 2a यूनिट मात्रक, ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया, डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ पढ़ लिया, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं ये पढ़ लिया। अब आपको करना क्या है कि आप अपने निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का पहली प्रश्नावली खोलिएगा, पहली एक्सरसाइज खोलिएगा। पहली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन डिस्टेंस के होंगे उनको आप कीजिएगा, जितने एग्जाम्पल में जितने क्वेश्चन डिस्टेंस के होंगे उनको कीजिएगा। आगे की क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्टेंस का और एप्लीकेशन है। अब एक्स एक्सिस से मतलब वो विभाजन करा के पूछ लेगा, वाई एक्सिस पे या 2 पॉइंट दे देगा, तीसरे पॉइंट का कोई एक डिजिट कम कर देगा, उसको निकालना रहेगा, कोई कंडीशन दे देगा, या किसी आकृति के निर्देशांक दे देंगे और आपसे उस आकृति का प्रकार पूछ लिया जाएगा। तो कैसा है, जैसे त्रिभुज में है, समबाहु है, विषमबाहु है या समद्विबाहु है। चतुर्भुज है तो वो समचतुर्भुज है या आयत है, इस तरह से आपसे बातें पूछ ली जाएंगी। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का केंद्रक, जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन पढ़ेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन देख के ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना वर्क जरूर कीजिएगा, जो भी आपकी एक्सरसाइज में डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको पूरी तरह से कर लीजिएगा, और जो हमने आपको रिवीजन बताया है उन चीज़ों को भी पूरी तरह से याद रखिएगा। धन्यवाद।